Good morning, student. To discuss the drawbacks of Rutherford nuclear model, and then we will start the next topic. That means Bohr models of atom. Firstly, Rutherford nuclear model का drawback क्या है बच्चे? पहले इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या बोला, देखो सुनो, ये सेम चीज़ हमने पहले भी पढ़ा होता है। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे कि वो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस गेट एक्सेलरेटेड टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कल में, एक ऑर्बिट में। एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मस्ट इमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। अब आपको एक चीज़ पता है ना कि अगर किसी चीज़ की कंटिन्यूसली मूवमेंट होगा, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ एनर्जी वो लूज़ करेगा। अगर आप ही मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि ये 10 बार छत पे जाओ, 10 बार नीचे आओ, तो क्या होगा? एवरी स्टेप चलने पे आपकी एनर्जी लूज़ होगा। उसी तरह क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो अपनी एनर्जी को हर कुछ टाइम बाद क्या करेगा? लूज़ करेगा। ठीक है। दस द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट कंटिन्यूसली इमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता रहेगा एटम्स के आसपास, तो वो बार बार क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज करता रहेगा। बिकॉज ऑफ लूज ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन वुड बी स्लो डाउन। और नेक्स्ट क्या है कि अगर वो एनर्जी लूज करता रहेगा, इसका मतलब उसको स्लो डाउन होना पड़ेगा। देखो, अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लो। मैंने क्या बोला? बार बार स्कूल के छत पे जाओ, वो वापस आओ। 10 बारी मैं देखता हूँ आज कितने बार ऊपर जा सकता हूँ। अब पहले 5-6 बारी तो बड़ी एनर्जेटिकली जाओगे, होली होली आपकी एनर्जी वीक होगी, फिर आपकी स्पीड कम होती जाएगी। पहले आपको 10 सेकंड लगेगा, फिर आप 20 लगाओगे, फिर आप 1 मिनट लगाने लग पड़ोगे जाने आने में, और होली होली बोलोगे सर अब नहीं होगा मुझसे, है ना? बस सेम यही होगा इलेक्ट्रॉन के साथ भी। बिकॉज लूज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होगा एंड नॉट एबल टू विस्टैंड ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और इतना स्लो डाउन हो जाएगा कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रह नहीं पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो द स्पाइरल पाथ अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस। और एट लास्ट में क्या होगा कि वो न्यूक्लियस के पावर को झेल नहीं पाएगा। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन को एक कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के घेरे में रहना है तो एक स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। जो इस रेस को हारेगा वो क्या होगा? सीधा ही घुस जाएगा इस न्यूक्लियस में। इसका मानना था, ठीक है बेटा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इनका मानना था कि अगर वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएगा, इस न्यूक्लियस में जाके स्ट्राइक कर जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है बीच में, ये न्यूक्लियस कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। एज ए इलेक्ट्रॉन फॉलो द स्पाइरल पाथ अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस। इफ इट अगर ये हैपन होगा तो क्या होगा? एटम क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। बट दिस नॉट हैपन इन एटम आर स्टेबल। और ये एक्चुअली में क्या होता है? एटम में ऐसा कुछ नहीं होता, और एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। और ये चीज़ हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियर रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब उन्होंने पूरी तरह एक्यूरेट डाटा हमें नहीं दे पाया, सही तरह से हमें नहीं बता पाया। देखो, उन्होंने एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट लगाया जिसको रदरफोर्ड पास नहीं कर पाया, और फर्दर उसको क्या बोला? ये ठीक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ना ही रदरफोर्ड मॉडल ने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, दिस इज द इम्पोर्टेंट। सीधे ही 3 नंबर में पूछा जाएगा, और सारा आपको लिखना है। 2 ही पॉइंट है, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आए हमारे बोहर, नील बोहर। ये है साइंटिस्ट नील बोहर। ठीक है, शक्ल देख लिया, याद रखने की जरूरत नहीं है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ऑल्दो ग्रेट कंट्रीब्यूशन। देखो बेटा, हम ये नहीं कह सकते कि उस साइंटिस्ट ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। उसने काफ़ी अच्छा काम किया अपने लेवल की, उस टाइम में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ऑल्दो ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस उन्होंने ना सिर्फ एक्सप्लेन किया। देखो, अगर रदरफोर्ड नहीं आता, हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता लगता, न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता लगा। उन्होंने चाहे थोड़ा सा गलत ऑब्जर्वेशन दिया, बट आने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनको काफ़ी कुछ देखो, सबसे पहले मोबाइल बना था वो 2 किलो के होते थे। और आपको पता 5 MB का एक सबसे पहले जो हार्ड डिस्क बना था ना, हार्ड डिस्क पता नहीं क्या होता है, जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर में लगता है, वो 5 MB का बना था। और 5 MB का हार्ड डिस्क पता कितना बड़ा था? एक कमरे के बराबर था वो 5 MB का हार्ड डिस्क। एक बड़ा सा कमरा एक कार के बराबर था। कार का साइज देखा ना, उतना बड़ा था 5 MB का हार्ड डिस्क। अब पिक नेट पे सर्च करना, फर्स्ट मतलब जो डिस्कवर था 5 MB हार्ड डिस्क, उसका पिक देखना, इतना बड़ा था। और आज देख लो, आपके मोबाइल में ही 128 GB, 256 GB, 256 GB और एक छोटा सा चिप है,
सोचो कितनी ज़्यादा डिस्कवरी, मतलब सबसे पहले जिसने 5 MB का बनाया, इसका मतलब ये थोड़ा उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पाथ दिखाया आने वाले लोगों को कि देखो मैं अगर ये बना सकता हूँ तो आप इसको भी छोटा कर सकते हो, ठीक है। ए ब्रिलियंट डिस्कवरेशन द एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय द नील बोर इन 1930। उन्होंने क्या बोला, इफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। देखो बेटा, इन्होंने क्या बोला कि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के आसपास एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स, ठीक है। ये समझो बच्चों, उन्होंने क्या बोला कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ठीक है। और याद रखना, न्यूक्लियस के जो जस्ट पास वाला सर्कल होगा उसे के बोलेंगे, नेक्स्ट को एल बोलेंगे, फिर एम बोलेंगे, फिर एम एन बोलेंगे, के एल एम एन, नेक्स्ट होगा तो ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, ठीक है बेटा, क्लियर है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखो, अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो के होगा, 2 तो एल, ठीक है। और याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी आपने देखना है, उसका फॉर्मूला क्या है, 2n², ठीक है, 2n², ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि नंबर फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन n सेल, तो आप क्या देखोगे, n क्या है, कितने नंबर पे है, आप ऐसे गिन लेना चाहे उंगली पे, के एल एम एन, n चौथे पे है, यानी कि 2n² है ना, तो आपको पता है n चौथे पे, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4, और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 30, यानी n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 30, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक। इस पे बेटा सीधा ही 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आपको आना चाहिए। अब मैं ईच शेल और ऑर्बिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू, और याद रखना उन्होंने क्या बोला कि हर शेल जो वो सर्कल्स है ना न्यूक्लियस के बाद, उनकी एक डेफिनेट एनर्जी, देयरफॉर दिस सर्कुलर ऑर्बिट नाउस एनर्जी लेवल्स और एनर्जी सेल्स, ठीक है। हर सर्कल की एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेफिनेट एनर्जी है, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला गया, एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल। द ऑर्बिट्स ऑफ एनर्जी लेवल इन एटम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटीग्रल नंबर n, और वो जो एनर्जी है उन ऑर्बिट्स को उनको n से डोनेट किया गया, ठीक है, बताया गया, जैसे n1 है, n2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और इन n, ये जो 1 2 n = 1 2 3 4 है बेटा, इसको फर्दर आप +1 में जाके पढ़ोगे, इसे बोलते हैं क्वांटम नंबर। अभी आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। कोई बच्चा स्टूपिड सा क्वेश्चन ना करे, सर क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर बताता है हमें एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिट्स का, ठीक है। ऑर्बिट्स वर्ड यूज़ करना, ऑर्बिटल किसी ने वर्ड नहीं यूज़ करना है, ठीक है, ऑर्बिट्स यूज़ करना है, ठीक है। ये हमें एनर्जी लेवल बताता है सर्कल का, मतलब ये जो सर्कल्स है कौन से सर्कल में है, n1 है तो वो पहले सर्कल में, 2 है तो दूसरे सर्कल में, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल्स में समझने की आपको जरूरत नहीं है। द ऑर्बिट्स नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड। हमने कभी भी गिनना शुरू करना है, इन न्यूक्लियस का जो ये सर्कल ऐसा नहीं गिनना हमने, ठीक है, यहाँ से गिनना शुरू करना है, ठीक है। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, अंदर से बाहर की तरफ गिनना शुरू करना है, ठीक है। जो n1 है सबसे लोएस्ट एनर्जी का, क्योंकि वो सबसे पास कहाँ है, न्यूक्लियस के, ठीक है। और ये जो मैंने आगे बताया था 1 2 3 4 को KLMN बोलते हैं, ठीक है। और KLM क्या होता है, शेल्स बोलते हैं, शेल्स बोलो, ऑर्बिट्स बोलो, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। और K सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी का होता है और N सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होता है। अगर मैं मतलब जो सबसे लास्ट वाला होगा हाईएस्ट एनर्जी का होगा, बस ये देख लो उसमें, ठीक है। बैन इलेक्ट्रॉन इन लोएस्ट एनर्जी, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में होगा तो वो किस में होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। के शेल मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास, न्यूक्लियस के सबसे पास, देखो जमीन के सबसे पास वाले को हम बोलते हैं ग्राउंड। ग्राउंड मतलब क्या है, जमीन, न्यूक्लियस के सबसे पास वाले को हम बोल रहे हैं ग्राउंड स्टेट, और न्यूक्लियस सबसे दूर वाले को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, क्लियर है। Electrons can present only in this orbital, hence this electron can only have energy corresponding to this energy में। इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होगी जितनी उन ऑर्बिट्स में एनर्जी, उनके अकॉर्डिंग उनमें एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव ओनली सर्टन परमिसिबल एनर्जीज। परमिसिबल मतलब जितना उस ऑर्बिट्स का एनर्जी होगा उसके आसपास ही इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी होगी। परमिसिबल का मतलब यही होता है, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको आगे करा दिया है, जो मैंने पेज पर टर्न करके कराया था ना, वही सब कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है। बोर ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के आसपास, उसको क्या बोला, ऑर्बिट्स बोला। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी अलग अलग ऑर्बिट्स में होता है, ठीक है।
इसको बताया था वोरहन वोरी ने, 2 साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक रूल दिया। रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला कि एनर्जी ऑफ ये निकालना है तो हम 2n² लगाओ। ठीक है, क्लियर है, ये सब हो गया। इस ये सब देखने के बाद देखो क्या हुआ, K में 2 है, L में 8 है। ठीक है, द ऑर्डर मॉस ऑर्बिट्स कैन बी 8 इलेक्ट्रॉन एंड हिंस नेक्स्ट इन ऑर्बिटल है 18 इलेक्ट्रॉन। ये छोड़ दो, ये यहाँ से आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले में K में 8, 2, 2, 8, 18, 32। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, डिटेल्स में नहीं करना है, बस इतना आपने करना है। स्टेप बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग अलग ऑर्बिट्स ऑफ एटम में, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, क्लियर है, इतना ही करना है। ये ज़्यादा ये जो ऊपर मैंने कराया ना बेटा वही है। इन्होंने क्या बोला, 2n रूल के अकॉर्डिंग इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर n की वैल्यू 1 है तो वो K में है। ठीक है बेटा, यानी आप देखो, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आप इसको ऐसे समझ लो, 1 घर, 2 घर, 3 और 4 घर। पहला घर में रूल क्या है, देखो रूल सुन लो दोबारा मैं क्या बताना चाहूँ। जब तक फर्स्ट घर में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे आप सेकंड घर में नहीं जा सकते हो। रूल सुन लो मेरी बात। K में कितने आएंगे, 2, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो भी K में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी K में आएगा। जब K फुल हो जाएगा तब आप नेक्स्ट की तरफ मूव करोगे, तब आप मूव करोगे L में। फिर आपने क्या करना है, L में 8 मूव करो, 8 फिल करोगे। अगर आप मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आए, पहले आप 2 फिल करोगे K में, फिर 8 फिल करोगे इसमें। अगर आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो, और फिर 2 इसमें, 8 इसमें, 2 K में, 8 L में, और फिर जो 1 बच जाएगा वो M में फिल करोगे। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 29 आ जाए, 2 इसमें, 8 इसमें, 18 इसमें और 1 बच जाएगा तो वो N में। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग ही ये सब कुछ यही बताया हुआ है, तो इतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। जैसे एटॉमिक नंबर 3 है, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लिथियम की। ठीक है, आप पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। जो मैंने ऊपर समझाया है ना वो बस आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है ना तो आप ये समझ जाओगे। अगर इसका 3 है, इसका मतलब लिथियम का 3 है, यानी लिथियम के पहले 2 इलेक्ट्रॉन K में जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, L में जाएगा। ये बेटा टेबल है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैंने बता दिया है कि या तो आपको बताया जाएगा कि टोटल नंबर, इसका एटॉमिक नंबर इतना है। ठीक है, इसका एनर्जी लेवल बताओ, तो इलेक्ट्रॉन देख के आप बता सकते हो कि वो कहाँ फिल होगा। ठीक है, K में जाएगा, L में जाएगा, M में जाएगा। आपको खुद ये बस याद रखना है, K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में कितने, M में कितने, N में कितने। ठीक है, 2, 8, 18 और 32। ठीक है, ये इसका टेबल। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। इन 1930 मोस्टली एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। ठीक है, द एटॉमिक नंबर इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक एटॉमिक नंबर इक्वल होता है न्यूक्लियर चार्ज का। ठीक है, द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और याद रखना एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है कि उस एटम्स के अंदर कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे लिख सकते हो, जितना जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वही आपने याद करना है। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है न्यूक्लियर चार्ज के बराबर में। एटॉमिक नंबर बराबर होगा जितना उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके बराबर, सॉरी जितना उसमें प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसका मतलब एटॉमिक नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, जितना एटॉमिक, मगर एटॉमिक नंबर मान लो 3 है तो प्रोटॉन भी उसमें 3 होंगे, 5 है तो प्रोटॉन उसमें 5 होगा। ठीक है, 10 इन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द एटॉम। और याद रखना, अब सिंपल लर्न, बार बार हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, याद रखना एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मान लो एटॉमिक नंबर 5 है उसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 ही प्रोटॉन होंगे। दोबारा सुन लो, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें। क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ गए आप यहाँ तक। ठीक है, इनको चाहे तो आप कंबाइन करके भी लर्न कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर उसका, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतना ही करना जितना मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हमें क्या बताता है, ये बताता है प्रोटॉन कितना है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन कितना है, और ये ठीक है। और याद रखना एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कभी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग रिएक्शन में। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर का आ जाए, अगर सिंपल 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन, या 2 नंबर में आ जाए, तो आप ये दे देना एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ये देखो एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है, या एटॉमिक नंबर इक्वल होता है कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद बता दूंगा एटॉमिक नंबर जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये खत्म हो गया। अगर नेक्स्ट ये भी पूछ ले कि एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, तो फिर आपने ये लिखना है, अदरवाइज नहीं। अगर नेक्स्ट है मास नंबर, बेटा मास नंबर हमने पीछे किया हुआ है, याद है आपको 6/12 वाला, वही है बेटा मास नंबर। ये दोबारा आ गया, द मास नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद रखना मास नंबर कब निकलेगा, मास नंबर बराबर होता है कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है, उन दोनों को आप प्लस कर दो, आंसर आपके पास मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपके पास आ जाएगा मास नंबर। ठीक है, क्लियर है। मास नंबर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और मास नंबर निकालने का एक और तरीका है एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक करना है आपने, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक। और मास नंबर को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को जेड से। बस इतना ही है। एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकलों में पूछा जाता है कि कितना, आपको क्या पूछा जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन दिया होगा, प्रोटॉन पूछ लेंगे कि ये बोल देंगे कि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है बताओ। तो आपको अगर आपको पता होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओगे कि वी नो डैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन 3 है तो प्रोटॉन भी 3 होगा। क्लियर है। और आपको अगर ये बताओ कि इसमें प्रोटॉन इतना है, एटॉमिक नंबर बताओ, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर का। इसका मतलब अगर 3 आपके पास प्रोटॉन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी उसका कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है आपको यहाँ तक। और अगर आपको दिया हो एटॉमिक नंबर दिया हो, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, या इलेक्ट्रॉन दिया एटॉमिक नंबर दिया हो, अगर इलेक्ट्रॉन दिया हो एटॉमिक नंबर पूछ ले, या एटॉमिक नंबर दिया हो इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो भी बेटा आपको पता है दोनों इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी एक दिया है वो दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, अगर ये आपको लर्न है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, 2 नंबर 3 नंबर में कुछ भी आ जाए। ठीक है, और वही आपको मास नंबर का कंसेप्ट पूछ लिया जाए, वो तो था मास नंबर पूछ रहा है, मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या तो देखो बेटा ये इसका मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितने नंबर का न्यूट्रॉन है, इन दोनों को प्लस कर दो मास नंबर आ जाएगा। अगर ये नहीं दिया है तो ऐसे देख लो, मास नंबर फिर निकालना हो तो कितना एटॉमिक नंबर है उसमें न्यूट्रॉन की काउंटिंग प्लस कर दो। ठीक है, अगर आपको दिया हो कि मान लो हाइड्रोजन दिया है, एग्जांपल देखो हाइड्रोजन दिया है, एटॉमिक नंबर ये, और ये क्या एटॉमिक नंबर ये है। ठीक है, सॉरी हमने मास निकालना है ना, एटॉमिक नंबर ये है, ये नहीं दिया, यहाँ ए लिख दिया इन्होंने, और इन्होंने क्या बोल दिया कि इसमें क्या है, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन भी इन्होंने क्या बोल दिया इसमें, इन्होंने क्या बोला कि इसमें ए एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 1 एंड 0 न्यूट्रॉन, तो उसका मास बताओ। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। ठीक है बेटा, आपको न्यूट्रॉन की काउंटिंग दिया हो, एटॉमिक नंबर दिया है, तब भी मास निकाल सकते हो, या तो इनमें से कोई भी दिया आपको पता नहीं, इसको इधर ले जाओगे इधर ले जाओगे, माइनस प्लस करके भी चीज़ें निकाल सकते हो। क्लियर है आपको यहाँ तक। और वहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, आपके माइंड में होगा सर न्यूट्रॉन बोलते रहो, निकालते कैसे, ये तो बता दो। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, जितना मास नंबर है उतना उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा ये देखो, ये टेबल है फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका आप नहीं करना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बेटा बताया था कि सोडियम तक मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, ना मास नंबर ना एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन से लेकर सोडियम तक, यहाँ तक आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद अगर कुछ आएगा तो मैं उसमें दोनों चीज़ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है,
बेटा ये सब न्यूमेरिकल्स नहीं करने, ये सब न्यूमेरिकल वही है, करना है तो आप कर लेना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनको देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हो गया हमारा, ठीक है। ये वही है जो पीछे आपने किया है ना, उन्हीं को आगे थोड़ा बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू बेटा।